साल 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में देश का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर शुरू किया गया था। 1969 वो समय था जब दुनिया के कई सारे देश न्यूक्लियर एनर्जी से दूर थे। सिर्फ बड़े देश जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते थे और उसे भी एक नेगेटिव या स्केप्टिसिज्म के नजर से देखा जाता था। इस समय पर भारत के पास में ज्यादा रिसोर्सेज तो थे नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम उन बड़े देशों के साथ में खड़े हो पाए थे जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे अपने पब्लिक यूजेज के लिए। और हमारे देश के अंदर उस समय पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अगले कई दशकों का प्लान बनाया था भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, और मल्टीपल स्टेप थियरीज भी लिखी गई थी। लेकिन इस पहले प्लान के शुरू होने के बाद कई दशक गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी भारत में सिर्फ 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फंक्शनल है और सारे मिलकर 7380 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आज हमारे देश के अंदर ये जो अमाउंट है इससे कई गुना ज्यादा 16 पावर प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर काम चल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि देश के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी जिस तरीके से रिसर्च में ग्रो हुई उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन में ग्रो नहीं हो पाई? क्या इसके पीछे के रीजंस थे और फ्यूचर इसके लिए क्या होल्ड करता है? सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी जो है तेजी से इंडिया में ग्रो नहीं हो पाया। वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी एक साइंटिफिक या पब्लिक प्रोजेक्ट से ज्यादा एक पॉलिटिकल इशू है पूरी दुनिया के अंदर। कोल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, इनके अंदर कभी भी ग्लोबल पॉलिटिक्स कोई खास रोल प्ले नहीं करता। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और देश से करते हुए पकड़े गए हैं दुनिया में, इसके कारण न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन को भी हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा है और इंडिया इसका सबसे बड़ा विक्टिम रहा है क्योंकि भारत के अंदर यूरेनियम की रिसोर्सेज जो है वो कम है और यूरेनियम हमें हमेशा इंपोर्ट करना पड़ता है। अर्ली 1970 से लेकर 1980s या 90s तक हमारे देश के अंदर यूरेनियम की काफी ज्यादा किल्लत हुआ करती थी। इतना प्रोडक्शन खुद देश के अंदर हो नहीं पाता था और एनरिचमेंट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात रही। तो इस समय पर हुआ ये कि हमारी जो न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री है इन्होंने बाहर की तरफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना शुरू किए देश के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल पहुंचाने के लिए। यहीं पर रशिया हमारा सबसे मेजर पार्टनर निकल कर आया और इन्होंने हमें यूरेनियम देना शुरू किया। लेकिन साल 2006 से लेकर 2008 के बीच में यहां से भी सप्लाई जो है वो थोड़ी ड्विंडल होनी शुरू हुई और जो हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था न्यूक्लियर एनर्जी से वो 12.83% से कम हुआ। इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूके, कनाडा, साउथ कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, नमीबिया, निजेर, इन सारे देशों से हमने पार्टनरशिप करना शुरू की यूरेनियम सप्लाई अग्रीमेंट साइन करने के लिए। कुछ इसमें से सक्सेसफुल रहे कुछ हद तक, जबकि कुछ जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। अब ये अग्रीमेंट साइन करना डिफिकल्ट क्यों बनते हैं? जो यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, कोई देश जो गलत इंटेंशन के साथ में चल रहा है वो उसी सेम यूरेनियम को एनरिच करते हुए न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकता है और हमने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, उनकी टेस्टिंग की थी। इन्हीं डर के वजह से हमेशा जब भी न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन होते हैं तो उस समय पर बहुत ज्यादा फोकस ये किया जाता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही किया जाए और इसके लिए अग्रीमेंट साइन करना देश के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनता है। इसके लिए भारत ने नॉन प्रोहिबिशन ट्रीटी साइन करना शुरू किया। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि वो कमर्शियल न्यूक्लियर ट्रेड शुरू करेंगे दुनिया के साथ में और गलत इस्तेमाल इसका नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो न्यूक्लियर एनर्जी की सप्लाई है वो देश के अंदर कम होती रही। अब दूसरे इशू के बारे में बात करते हैं, वो है रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना आसान नहीं है, स्पेशली जो न्यू जनरेशन रिएक्टर्स है, जो उनकी सेफ्टी टेक्नोलॉजी है वो भी बनाना आसान नहीं है। हमारे देश के अंदर आज की तारीख में वैसे LNT जैसी कंपनी जिनके ऊपर काम कर रही है, बना रही है देश के अंदर रिएक्टर्स, लेकिन 1970s, 80s, 90s और अर्ली 2000s के अंदर हम इसके लिए भी इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट थे और इनको इंपोर्ट कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट था। अगर भारत को 10 रिएक्टर्स की जरूरत थी तो 1-2 ही एक्चुअल में आ पाते थे। अगर 2 साल में जरूरत थी तो वो 5-10 साल के बाद में आ पाते थे, जिसके कारण हमें न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर स्लो डाउन नजर आया और बेसिकली प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन तो लेकर दिया जाता था, लेकिन कभी भी ये प्रोजेक्ट्स जो है वो एक्चुअल में फंक्शनल बनने के लिए बहुत डिफिकल्टीज फेस करते थे। यही पर बढ़ते हमारे तीसरे रीजन की तरफ, वो था इंटरनल रेजिस्टेंस। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और कई लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते। इनफैक्ट मैं भी इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाता हूं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन जो है इसकी वजह से काफी आसान हो जाती है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में फैलाना। देश के अंदर आज तक जो भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स बने उनमें से कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको बहुत ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और आज जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको भी काफी अच्छे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इसे एनवायरमेंटल रीजंस, सेफ्टी और दूसरे कुछ रीजंस की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इंटरनेशनल पार्टीज इसके अंदर जुड़ी होती है, तो जब न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड मामले कोर्ट्स वगैरह में जाते हैं तो दशकों तक वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में जब कोई मामला इस तरीके का कोर्ट में जाता है तो कोई इंटरनेशनल पार्टनर डर की वजह से भारत के साथ में काम करना मना कर देता है और अनफॉर्चुनेटली इमेज भारत की ऐसी बन चुकी है दुनिया भर के अंदर कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को एग्जीक्यूट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो भारत को और ज्यादा वल्नरेबल बनाता है
खुद के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने से। लेकिन इसके बावजूद भारत जो है कुछ प्लांट्स को सक्सेसफुली डिप्लॉय करने में कामयाब रहा है। और इसी के बारे में आप सुन सकते हो हाउ इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर पावर इस ऑडियो बुक के अंदर, जो आप कुको एफएम पर सुन सकते हो। एक ऐसा ऐप जहां पर हजारों घंटे की कंटेंट लाइब्रेरी आपको मिलेगी जो 4.5 स्टार रेटिंग से ज्यादा लाने में सक्सेसफुल रही है। कुको एफएम आपको नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कई सारे जॉनरास में, कई सारे लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक्स और कई सारा ऑडियो कंटेंट प्रोवाइड कराता है। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर कुको एफएम की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो तो आपको PD50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने के बाद में 50% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन याद ये रखना है कि ये सिर्फ पहले 50 यूजर्स के लिए वैलिड होगा। तो बस करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुको एफएम को डाउनलोड करें, इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते समय PD50 इस कोड का इस्तेमाल करें और अपनी ऑडियो लिसनिंग जर्नी शुरू करें कुको एफएम के साथ। अब बात कर लेते हैं देश का फ्यूचर क्या है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं थोरियम की। देश में यूरेनियम की तो रिजर्व्स नहीं है, लेकिन थोरियम के भरपूर रिजर्व्स है। इसके लिए जो हमारे पहले साइंटिस्ट थे, होमी बाबा जी वगैरह थे, उन्होंने भी थोरियम के बारे में लिखा था कि हमें धीरे धीरे यूरेनियम से थोरियम की तरफ शिफ्ट होना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थोरियम से एनर्जी बनाना काफी डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा इसके लिए फंडिंग ऑलरेडी जा चुकी है और इसके लिए ये काफी स्लो पेस पे है। एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूं जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया कि देश थोरियम से अब तक न्यूक्लियर एनर्जी क्यों नहीं बना पाया, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो इस चीज को डिटेल में समझने के लिए। लेकिन बेसिकली थोरियम जो है वो फंडिंग, स्लो प्रोग्रेस और इन्हीं जैसे कई रीजंस की वजह से अटका पड़ा है। दूसरा तरीका है बेहतर एग्रीमेंट्स। वैसे 2009, 11 और स्पेसिफिकली 14 के बाद में हमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स भारत के अंदर साइन होते हुए नजर आए हैं, जिसके अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, जबकि कई का कंस्ट्रक्शन भी शुरू है। बात कर ले अगर कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो प्लान करके अप्रूव हुए हैं, तो वो है चेन्नई का पलकप्पम प्रोजेक्ट जहां पर 500 मेगावाट का एक यूनिट बनेगा, करकपर यूनिट 4, गोरखपुर के अंदर 2 यूनिट्स बनेंगे, राजस्थान यूनिट 7 एंड 8, कुंदनकलम यूनिट 3, 4, 5 एंड 6 जहां पर 4000 मेगावाट का ये कैपेसिटी का प्लांट बनेगा। 2027 तक इन कंस्ट्रक्शन के अंतर होने वाले इन अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन डेट्स है। और अगर प्लांट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो काईगा, जैतापुर, कोवड़ा, कवली, गोरखपुर, माही, बंसरवल, चुटका, चेन्नई और तारापुर के अंदर टोटल 32,000 मेगावाट कैपेसिटी के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है। तो अगर सब कुछ सही जाता है तो देश के अंदर और ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर इन कंक्लूजन कहे तो यूरेनियम को ला पाने में जो डिफिकल्टी है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसके अंदर सामने आता है, वही मेन रीजन बनता है कि क्यों देश के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी ठीक से प्रोग्रेस नहीं हो पाया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए, जहां पर कूपन कोड PD50 आप इस्तेमाल कर सकते हो 50% का डिस्काउंट पाने के लिए। लेकिन याद रखना है कि ये ऑफर पहले 50 यूजर्स के लिए ही वैलिड होगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना ना भूले।